नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक बलबन की। बलबन के बारे में आपने कई बातें सुनी होगी कि बलबन ने जो नीति अपनाई वो रक्त और लोहे की नीति अपनाई। अपने गुलाम सरदारों को अपने घुटनों के बल वो झुकवाता था, पैर चुमवाता था। इस तरह के उसने कई कार्य किए। तो हम बलबन की विस्तृत बात करेंगे, कहानी के रूप में बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो बलबन की मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। बलबन मूल रूप से मध्य एशिया का इल्बरी वंश का तुर्क था, लेकिन वो बचपन में ही खो गया तो मंगोलों के हाथ लगा। मंगोलों ने बलबन को इराक के बगदाद के बाजार में बेच दिया। जैसे ही वो बगदाद के बाजार में बेचा गया, जैसे तैसे करके किसी कारणवश वो भारत पहुंच गया और ग्वालियर के जो शासक था उसके दास के रूप में काम करने लग गया। जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान किया तो इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के समय बलबन को खरीद लिया और खरीद कर दिल्ली ले आया। तो बलबन अब इल्तुतमिश का दास बन गया। तो ये इल्तुतमिश का दास था। अब बलबन सत्ता में आ गया। 1266 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। बलबन का बचपन का जो नाम था वो बचपन का नाम था बहाउद्दीन बलबन। बलबन ने अपनी योग्यता से सेना में उन्नति की और वजीर के पद तक पहुंचा और लंबे समय तक दल चालीसा में भी रह चुका था। दल चालीसा का सदस्य भी रह चुका था। तो दल चालीसा या तुर्कान ये चहलगानी के बारे में वो अच्छे से परिचित था। उसको पता था कि ये तुर्क सरदार बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, वो खुद भी था। तो उसको उसकी शक्ति के बारे में अच्छे से परिचय था। तो जैसे ही बलबन ने सत्ता की बागडोर संभाली तो वो दल चालीसा जैसी अनेक समस्याएं उसके सामने खड़ी थी। तो अपन बात करेंगे प्रमुख 4 समस्याओं की कि बलबन जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो 4 कौन कौन सी समस्याएं थी। उन चारों समस्याओं के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो संपूर्ण बलबन हो जाएगा। पहली समस्या थी कि जो दल चालीसा था उसके तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा। दूसरी जो बलबन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी वो थी मेवाती, जो हरियाणा के आसपास जो मेवात क्षेत्र, वहाँ के जो छोटे बड़े शासक थे, मेवात शासक, और साथ ही साथ राजपूत शासकों के विद्रोह, क्योंकि वो राजपूत शासक भी अपनी सत्ता वापस चाहते थे। तीसरी जो बड़ी समस्या थी उसके सामने, मंगोल भारत पर बार बार आक्रमण कर रहे थे, भारत को लूटने का उनका पूरा इरादा था। और चौथी जो समस्या थी वो थी सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा स्थापित करना, क्योंकि बलबन के समय से पीछे हम देखें तो लगभग 4-5 शासकों तक सुल्तान की कोई खास प्रतिष्ठा नहीं रही। सत्ता की संपूर्ण बागडोर दल चालीसा के हाथ में रही। तो बलबन चाहता था कि सुल्तान इतना शक्तिशाली हो कि दल चालीसा है वो कमजोर हो जाए। उसके लिए उसने कई काम किए। तो व्यवस्थित बात करते हैं। देखिए, बलबन का जो बचपन का नाम था दोस्तों, बचपन का जो नाम था इसका नाम था बहाउद्दीन बलबन ये इसका बचपन का नाम था। बलबन भी मूल रूप से तुर्की वंश या इल्बरी वंश का था। मंगोलों ने, जो मंगोल थे, उन मंगोलों ने इसे इराक या बगदाद कह दीजिए आप, इराक की राजधानी है बगदाद के बाजार में बेच दिया। बगदाद के बाजार में बेच दिया। अब वह वहां से ग्वालियर पहुंच गया। तो इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर अभियान किया 1232-33 में, तब बलबन को वो खरीद के लाया था। तो 1232-33 ईस्वी में इल्तुतमिश, मैं इसकी शुरुआत की बात कर रहा हूं। इल्तुतमिश ने
ग्वालियर अभियान के समय बलबन को खरीदा, वह दिल्ली लाया। अब ये बलबन जो था वो इल्तुतमिश का दास था। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश का दास था। ये एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ, लेकिन इसने अपनी योग्यता से वजीर तक के पद को पाया। तो ये 20 वर्ष तक वजीर रहा। ये 20 वर्ष तक वजीर व 20 वर्ष सुल्तान रहा। लंबे समय से दल चालीसा का सदस्य भी रहा। लंबे समय से दल चालीसा, जिसको आप तुर्कान या तुर्कान चहलगानी कहते हैं, दल चालीसा का सदस्य भी रहा। जब वो दल चालीसा का सदस्य रहा तो इस दल चालीसा की शक्ति से भी वो परिचित था। वह दल चालीसा की शक्ति से परिचित था। उसको अच्छे से पता था, क्योंकि पिछले 4-5 शासकों ने जब शासन किया तो दल चालीसा का दबदबा रहा। तो बलबन के सामने 4 प्रमुख समस्याएं थी। 4 समस्याएं इसके सामने खड़ी थी, और 4 समस्याएं जो थी वो 4 समस्याओं में पहली समस्या जो थी दोस्तों, वो पहली समस्या थी कि बलबन के सामने जो दल चालीसा था वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। तो आप कहोगे दल चालीसा की महत्वाकांक्षा। दूसरी जो इसके सामने समस्या थी वो थी मेवातियों व राजपूतों के विद्रोह। तीसरी जो समस्या थी वो मंगोलों के आक्रमण। मंगोल लूटपाट के लिए लगातार आक्रमण कर रहे थे। और चौथी जो समस्या थी वो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। ये 4 प्रमुख समस्या थी इसके सामने। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करना, मंगोलों का भारत पर आक्रमण हो रहा था उससे रक्षा करना, मेवातियों और राजपूतों के विद्रोह को दबाना, और दल चालीसा की महत्वाकांक्षा को कम करना या समाप्त करना। तो देखिए दोस्तों, बलबन ने एक एक समस्या को हल किया। कैसे किया देखो, यदि आप इसको अच्छे से समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं है, पहली बार में क्लियर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं दल चालीसा। इसने क्या किया? सबसे पहले दल चालीसा का दमन कर दिया। दल चालीसा का दमन कर दिया। वह अनेक तुर्क सरदारों जो तुर्क सरदार इसकी बात को नहीं मानते थे, अनेक तुर्क सरदारों की हत्या करवा दी। तो इस तरह से उसने जो दल चालीसा था उसको समाप्त कर दिया। दल चालीसा की शुरुआत ही इल्तुतमिश ने की थी, और दल चालीसा का अंत किसने कर दिया? दल चालीसा का अंत बलबन ने कर दिया, और सरदार जो तुर्क सरदार थे उनकी हत्या करवा दी। पहला जो इसका काम हो गया। दूसरा इसने किया कि जो मेवाती और राजपूतों के विद्रोह थे उसको दबा दिया गया। उनके साथ अनेक युद्ध हुए जिसमें बलबन की जीत हुई।
और उसने अपने शत्रुओं के प्रति कठोर रक्त और लोहे की नीति अपनाई, निरंकुश नीति अपनाई। तो हम कहेंगे कि इसने मेवातियों व राजपूतों के विद्रोह को दबा दिया, दबा दिया। साथ ही साथ बलबन ने अपने शत्रुओं के लिए, अपने शत्रुओं के प्रति कठोर रक्त व लोहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कठोर रक्त व लोहे की नीति अपनाई। इस तरीके से बलबन ने दल चालीसा से छुटकारा पा लिया, उसको समाप्त कर दिया और मेवातियों राजपूतों के विद्रोह को दबा दिया और अपने विद्रोही और शत्रुओं के प्रति उसने कठोर रक्त और लोहे की नीति को अपनाई। कई बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कि रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई, तो हम कहेंगे बलबन ने। निरंकुश नीति किसने अपनाई, बलबन ने। दल चालीसा को किसने समाप्त किया, बलबन ने। 20 वर्ष तक इसने शासन किया वजीर के रूप में हसन के समय, और अब 20 वर्ष स्वयं सुल्तान बन करके दोस्तों ये शासन कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे आगे कि मंगोल जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे, तो उस समस्या के निपटने के लिए बलबन ने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को उसने मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए भेजा। लेकिन शहजादा मोहम्मद मारा गया तो बलबन ये समझ गया कि मंगोलों से आर पार की लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। तो मंगोलों से छुटकारा पाने के लिए या उनके विद्रोह को दबाने के लिए उसने 2 रास्ते अपनाए। पहला रास्ता, उसने मंगोलों के साथ संधि, मैत्री व्यवहार, उपहारों का आदान प्रदान। मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए उसने उपहारों का आदान प्रदान और मैत्री पहला। दूसरा, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और एक गुप्तचर और सैन्य विभाग की भी स्थापना की। इस प्रकार उसने मंगोल जो आक्रमण थे उनसे भी भारत की रक्षा की। और चौथा और अंतिम जो था, उसमें बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को वापस, या सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को वापस स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए सबसे पहले वो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के लिए दरबार में आता था। तो सभी दरबारी या जितने भी सरदार थे उनके महत्व को घटा दिया, वजीर के महत्व को कम कर दिया, और उसने ईश्वर का देवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया, शासन या राजत्व का देवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया, और लोगों से कहा कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसने अपने दरबार में शराब पीने पर और हंसी मजाक करने पर पूर्णतः रोक लगा दी। साथ ही साथ में कोई भी दरबारी हो चाहे वो आकर के उसके सामने घुटनों के बल बैठकर झुकता था और उसके पांव चूमता था, जिसको हम कहते हैं कि उसने सिजदा और पोबोस की नीति अपनाई। आम लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, आम लोगों से केवल उसका वजीर ही मिलता था। और सिक्कों पर उसने जो खलीफा था, सिक्कों पर उसने खलीफा का नाम खुदवाया। इसी के साथ साथ बलबन ने कई युद्ध अभियान भी किए। उसने बंगाल का अभियान भी किया। बंगाल के अभियान में उसने जीत हासिल की और अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का स्वतंत्र प्रशासक बना दिया गया। बलबन ईरानियों से बड़ा प्रभावित था, फारसियों से, इसलिए उसने अपने दरबार को ईरानी पद्धति, ईरानी शैली से सजाया और भारत में एक ईरानी यानी फारसी त्योहार नवरोज या नौरोज को मनाने की परंपरा की शुरुआत की। तो हम इसकी जो समस्या की बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे ही उसने विद्रोहियों को दबा दिया तो मंगोल विद्रोह या मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए अपने पुत्र शहजादा
शहजादा मोहम्मद को उत्तर पश्चिमी भारत भेजा, लेकिन मोहम्मद की मृत्यु हो गई, इसकी हत्या कर दी, और हत्या कर दी इसकी, तो बलबन ने इसको शहीद आजम की भी उपाधि दी। तो बलबन समझ गया कि मंगोलों से निपटना आसान नहीं है, तो मंगोलों के लिए उसने दो नीति अपनाई। एक कूटनीति को आप कह सकते हो मैत्री भाव रखा मंगोलों के साथ, संधि भी की उसने मंगोलों के साथ, और उपहार का आदान प्रदान भी किया उसने इस तरह से कूटनीति से। दूसरा, उसने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। तो एक सैन्य विभाग की स्थापना, और दूसरा गुप्तचर विभाग की स्थापना, या गुप्तचर और सैन्य विभाग जैसे कार्यक्रम उसने शुरू किए ताकि उसकी सैन्य शक्ति मजबूत हो जाए। इस तरह से उसने मंगोलों से भारत को बचाया। और चौथी जो समस्या थी उसके सामने, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, तो उसने सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी ईश्वर की छाया बताया। तो सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया बताया, तथा राजत्व का देवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी जो राजा होता है, जो सत्ता होती है, वो देवीय सिद्धांत के अनुसार होती है, देवताओं का ये एक अंश होती है। इसीलिए उसने ईश्वर का प्रतिनिधि बताया अपने आप को, और साथ में राजत्व का देवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम में पूछा जाता है, पटवार में भी, कि राजत्व का देवीय सिद्धांत किसने दिया, तो हम कहेंगे बलबन ने। ईश्वर को पृथ्वी पर, सुल्तान को ईश्वर की छाया कौन मानता था, ईश्वर का प्रतिनिधि कौन मानता था, तो हम कहेंगे बलबन मानता था। इस तरह से उसने धीरे धीरे पद को स्थापित किया। वजीर के महत्व को घटा दिया। वजीर जो संरक्षक था, संरक्षक के पद का महत्व घटा दिया, और दल चालीसा को तो पहले ही खत्म कर दिया था इसने, महत्व घटा दिया। वजीर यानी प्रधानमंत्री नाम मात्र का रह गया, राजा यानी सुल्तान ही सब कुछ था। साथ ही साथ इसने दरबार के अंदर आम जनता से मिलना बंद कर दिया। आम जनता से बिल्कुल नहीं मिलता था, केवल वजीर मिलता था, केवल इसका वजीर मिलता था, केवल वजीर ही मिलता था। दूसरा जो है, ये निम्न जाति के लोगों को ये तुच्छ समझता था, उनसे तो मिलना भी ये पसंद नहीं करता था, हीन समझता था उनको। तो इस तरह से आम लोगों से मिलना इसने बंद कर दिया। और दरबार में हंसी मजाक करने, वह शराब पीने पर रोक लगा दी। देखो, आज हमें जरूर ये अजीब सा लगता है कि क्या दरबारों में भी शराब पी जाती थी? बिल्कुल, राजा महाराजाओं के समय दरबार में डांस, नाच गाने भी होती थी, सुंदरियां नाचती थी, शराब के प्याले छलकते रहते थे। तो वो सारी परंपरा इसने बंद करवा दी। और साथ में सिजदा, इसने दरबार में सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना। दरबार में सिजदा व पोबोस
सिजदावे पोबोश, पोबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैर चूमना, सुल्तान के पैर चूमना। तो सिजदावे पोबोस पद्धति चलाई कि जो भी दरबार में आता था वो पहले सुल्तान के पैर चूमता था अपने घुटनों के बल बैठ करके। तो इस तरह से सुल्तान का आदर यानी जो पद की गरिमा थी वो इसने और बढ़ाई। साथ ही साथ सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया, सिक्कों पर इसने खलीफा का नाम खुदवाया। और अपने समस्त क्षेत्र या प्रदेश में इसने ईरानी या फारसी रीति रिवाज के त्योहार नौरोज की शुरुआत करवाई। फारसी ईरानी कह दीजिए, क्योंकि ईरान का पुराना नाम फारस था, तो फारसी ईरानी पद्धति या ईरानी पद्धति का त्योहार नौरोज भी कहते हैं। नौरोज की शुरुआत करवाई और दरबार को जो सजाया वो ईरानी शैली में इसने सजाया। तो अपने दरबार को ईरानी शैली में इसने सजाया। तो हम बात करते हैं कि ईरानी शैली का बड़ा प्रभाव था बलबन पर, तो दरबार को इसने सजाया ईरानी शैली में। इसी के साथ साथ बलबन ने जितने भी युद्ध अभियान किए तो इसके सरदारों के माध्यम से ये युद्ध अभियान करता था, लेकिन बंगाल के अभियान में स्वयं गया था। तो हम बात करते हैं अभी कि दरबार को ईरानी शैली में सजाया। केवल एक अभियान में स्वयं दिल्ली से बाहर गया। बंगाल अभियान में जब वो दिल्ली से बाहर गया तो बंगाल का गवर्नर, स्वतंत्र गवर्नर अपने पुत्र बुगरा खां को बनाया। अपने पुत्र को इसने गवर्नर बना दिया बंगाल का। लेकिन जैसे ही बलबन अपने अंतिम समय में बीमार पड़ा 1286 ईस्वी में जब वो बीमार पड़ा तो बलबन ने अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद के पुत्र खुसरो को उत्तराधिकारी बनाया। देखिए, बलबन ने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया वो अपने पोते को बनाया और उसका नाम था खुसरो, और वो शहजादा मोहम्मद का पुत्र था, उसको उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने षड्यंत्र करके खुसरो की जगह बुगरा खां के अल्पवयस्क पुत्र केकूबाद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। तो फखरुद्दीन ने षड्यंत्र करके बुगरा खां के पुत्र केकूबाद को सुल्तान
बना दिया। इस प्रकार से जो अगला सुल्तान बनेगा वो कैकुबाद बनेगा। अल्प आयु का था, इसकी आयु कम थी और ये दिल्ली की गद्दी पर 1286 में बैठा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे का वीडियो भी आप देखोगे तो अगले वीडियो में ये पूरा गुलाम वंश कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम खिलजी वंश की बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।